सो वेलकम बैक गाइज। हाय, दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। और जो स्टूडेंट्स पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एसटेट, यूपीटेट, पीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनवीएस एंड ऑल टेट एग्जाम्स, यह चैनल उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम जानेंगे जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, जीन पियाजे ने 3 इंपोर्टेंट थ्योरीज दी हैं। उनके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला उनका सिद्धांत है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज एंड थॉट थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा उनका सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। और तीसरा उनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। तो इस टाइप से जीन पियाजे ने 3 इंपोर्टेंट थ्योरीज दी हैं। ठीक है, इनको नोट कर लेना। अब इसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो संज्ञानात्मक विकास है, इसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं और हिंदी में से अनेक नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये जो टर्म है इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, संज्ञानात्मक विकास को हिंदी में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो, जीन पियाजे जो है उनका जन्म होता है 1896 में और उनकी मृत्यु होती है 1980 में। तो इस टाइप से जीन पियाजे 84 वर्ष जिए और 84 वर्ष की आयु में जीन पियाजे का निधन हो जाता है। अब जीन पियाजे जो थे एक जीवशास्त्री थे, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजिस्ट कहते हैं, एक दार्शनिक थे जिसे फिलोसोफर कहते हैं, और एक मनोवैज्ञानिक थे जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस टाइप से जीन पियाजे एक बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 32 किताबें लिखी। ठीक है, अब जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है एक नन्हा वैज्ञानिक है, एक स्मॉल साइंटिस्ट है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ठीक है, वो एक स्मॉल साइंटिस्ट है, वो खुद एक्सपेरिमेंट करता है, वो किसी दूसरे की बात पे भरोसा नहीं करता है। ठीक है, मान के चलो कि आपका एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा आपसे फ़ोन ले लेता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, और साइड में पानी से भरी हुई एक बाल्टी रखी हुई है और बच्चा क्या करता है, उस फ़ोन को पानी में डालने की कोशिश करता है। आप कहते हो बेटा रुको। यदि आप फ़ोन को पानी में डालोगे तो फ़ोन की स्क्रीन खराब हो जाएगी, लेकिन बच्चा आपकी बात पे भरोसा नहीं करता है। ठीक है, आप दोबारा कहते हो बेटा फ़ोन को पानी में मत डालो, ऐसा करोगे तो फ़ोन खराब हो जाएगा। तो आपकी बातें सुनकर बच्चा कुछ समय के लिए रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसा समझे कि आप बच्चे ने आपकी बात मान ली है। क्या बच्चा आपकी बात को समझ गया है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बच्चा आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझा है। बच्चा आपके जाने का वेट कर रहा है। जैसे ही आप जाते हैं तो बच्चा आपके फ़ोन को पानी में डाल देगा और फ़ोन को पानी में डाल देगा तो फ़ोन की स्क्रीन खराब हो जाएगी, 20,000 रुपये पानी में गई। ठीक है, यदि आप समझदार हैं तो बच्चे से कुछ नहीं कहेंगे, और यदि आप निर्दयी हैं, हार्ड हैं, तो बच्चे को 1-2 चमाटे लगा देंगे। ठीक है, पर इससे आपका फ़ोन वापस नहीं आने वाला। तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। और हम दूसरे एग्जाम्पल से जानेंगे। ठीक है, जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, स्मॉल साइंटिस्ट कहा है। और क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि वो खुद एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करके खुद सीखता है। वो अपने माँ बाप की बातों पे भी भरोसा नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलो कि किचन में खाना बना रहे हो और आपका बच्चा दूर से आपको देख रहा है। आप बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा किचन के अंदर मत आना, और यहाँ खाना बन रहा है। यदि आप किसी गर्म बर्तन को छूते हो तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, क्या बच्चे ने आपकी बात मान ली है? बच्चे ने आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी है। ठीक है, बच्चा सिर्फ आपकी नज़रों का हटने का वेट कर रहा है। जैसे ही आपकी नज़र हटती है, बच्चा किचन के अंदर और गर्म बर्तन को छू लेता है, और गर्म बर्तन छूने से क्या होता है, बच्चे का हाथ जल जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो खुद प्रयोग करता है और खुद प्रयोग करके खुद सीखता है। ठीक है, वो किसी दूसरे की बात पे भरोसा नहीं करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, जो जीन पियाजे थे उनके 3 बच्चे थे, ठीक है, 1 सन एंड 2 डॉटर्स, एक बेटा और 2 बेटियां। जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्हीं 3 बच्चों पे डेवलप की थी। जो जीन पियाजे थे इनको बाल मनोविज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनवीएस में आ चुका है नवोदय विद्यालय में, ठीक है। किसको बाल मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के रहने वाले थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये हर पॉइंट, हर वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, प्रयोग की। जीन पियाजे ने यह प्रयोग अपने बच्चों पर किया और उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुए उनको देखा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, जीन पियाजे ने उनकी अवस्थाओं को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, अपना सिद्धांत विकसित किया। तो इसलिए इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखो, हम जानते हैं ऑपरेशन, संक्रिया के बारे में। अब संक्रिया क्या होती है? आपको पता है जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। मतलब संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अब ये सक्रिय है क्या, ऑपरेशनल है क्या? तो यदि आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो हर वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ऑपरेशनल सक्रिय क्या होता है? बच्चा जब किसी वस्तु को बिगाड़ देता है और दोबारा उस वस्तु को उसी स्थिति में लाने की कोशिश करता है तो उसे सक्रिय कहते हैं, ठीक है। बच्चा जब किसी वस्तु को बिगाड़ देता है और दोबारा उस वस्तु को संभालने की कोशिश करता है तो उसे सक्रिय कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बच्चा यहाँ एक खिलौने को तोड़ देता है, एक टॉय को तोड़ देता है, दोबारा उस टॉय को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसा करना ये सक्रिय कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम स्कीम्स के बारे में जानते हैं। अब स्कीम्स होती क्या है? इसके अंतर्गत बच्चा किसी काम को अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, भूख लगने पर कुछ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि उन्हें पता है कि ऐसा करने से दूध मिल जाएगा, और कुछ बच्चे भूख लगने पर अपने हाथ का अंगूठा ही चूसना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि ऐसा करने से उन्हें दूध मिल जाएगा। तो स्कीम्स क्या होते हैं? किसी काम को अलग अलग तरीके से करने के तरीके, ठीक है। अब हम जानेंगे स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होता है? हमारा माइंड एक लाइब्रेरी की तरह होता है जहाँ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन या जानकारी के अलग अलग फोल्डर या डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारा जो माइंड है एक लाइब्रेरी की तरह होता है जहाँ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन या जानकारी के अलग अलग फोल्डर या डिपार्टमेंट होते हैं। स्कीमा वो चीज़ है जिससे बच्चा पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करता है। अब देखो, और ज़रूरत पड़ने पर हमारा माइंड इन इंफॉर्मेशंस को रिकॉल करता है, दोहराता है, ठीक है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है और बच्चे को ये भी पता है कि दूध कहाँ से मिलेगा। बच्चे को ये इन बातों को कोई नहीं सिखाता है, ये सारे काम स्कीमा की मदद से होते हैं। और इसी टाइप से बच्चे को जो भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। उसे रोना कोई नहीं सिखाता है। इसी टाइप से छोटा बच्चा स्माइल पास करना शुरू कर देता है, उसे स्माइल पास करना कोई नहीं सिखाता। तो इस टाइप से कुछ स्कीमा बच्चे में जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। और कुछ स्कीमा समय उम्र होने के साथ साथ आते जाते हैं। अब देखो, हमारे माइंड में अलग अलग चीज़ें कैटेगरी में सेव रहती हैं जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, स्पोर्ट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, फूड के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो जो स्कीमा है हमारे माइंड में अलग अलग फोल्डर, अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्कीमा आर द मेंटल फ्रेमवर्क। जो स्कीमा होते हैं वो मानसिक संरचनाएं होते हैं, ठीक है।
स्कीमा की मदद से बच्चा दुनिया की समझ लेता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि यह क्या चीज़ है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये पेन है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ इस पेन का स्कीमा आपके माइंड में पहले से सेव है। मान के चलो कि मेरे हाथ में इस पेन की जगह कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप ना जानते, आपने जो पहली बार देखा है, तो इसका मतलब ये होता कि आपने इस वस्तु का नाम नहीं जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्कीमा आपके माइंड में पहले से सेव नहीं है। लेकिन अगली बार मैं आपसे यदि ये पूछूं कि यह क्या है तो आप बता दोगे, ठीक है, क्योंकि इसका स्कीमा आपने माइंड में सेव कर लिया है। तो स्कीमा बच्चे को दुनिया समझने में उसकी मदद करते हैं। ये सारे जो कीवर्ड हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब हम इसके टर्म के बारे में जानेंगे। जो स्कीमा टर्म है इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसे जीन पियाजे ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1923 में, 1923 में, ठीक है, जो कि विकासमूलक मनोवैज्ञानिक थे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। जो स्कीमा टर्म है इसे इंट्रोड्यूस किया था जीन पियाजे ने, और कब किया था? 1923 में, जो कि विकासमूलक मनोवैज्ञानिक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। अब देखो, जो स्कीमा है वो ज्ञान का संगठन है, मतलब सेट ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसका एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन पॉइंटों को नोट कर लेना। जो स्कीमा है ये सेट ऑफ नॉलेज है, मतलब ज्ञान का संगठन है। अब देखो, शरीर के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं, सभी एक्टिविटीज जो दिमाग से जुड़ी हो, जो माइंड से जुड़ी हो, स्कीमा कहलाती हैं, ठीक है। बॉडी के द्वारा आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिनका संबंध माइंड से हो, वो स्कीमा कहलाती हैं। अब देखो, स्कीमा को व्यवहारों का पैटर्न भी कहा गया है। स्कीमा इज ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है, व्यवहारों का पैटर्न। अब व्यवहारों को पैटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम सीखने की प्रक्रिया में एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो ये स्कीमा कहलाता है। अब देखो, स्टेजों पे जाने से पहले जीन पियाजे ने, ठीक है, 4 स्टेज बताई हैं। तो उन स्टेजों पर जाने से पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। जीन पियाजे कहते हैं कि जब हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। जब हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं तो ये संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जीन पियाजे कहते हैं कि जब हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और इस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। और इक्विलिब्रेशन एक काफी लार्ज टर्म है, तो इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका अडेप्टेशन है, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन है। जो अडेप्टेशन है इसे अनुकूलन कहते हैं हिंदी में, और अडेप्टेशन को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका एसिमुलेशन है, दूसरा आपका एकोमोडेशन है। एसिमुलेशन जो होता है उसे हम आत्मसात्करण कहते हैं, और एकोमोडेशन को हम समायोजन कहते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम संगठन कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अडेप्टेशन को जान लेते हैं। अब अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। वातावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालना, अपने आप को एडजस्ट करना अनुकूलन कहलाता है, अडेप्टेशन कहलाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना अडेप्टेशन है। अब जो अडेप्टेशन होता है उसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका एसिमुलेशन और दूसरा आपका है एकोमोडेशन। एसिमुलेशन होता है आत्मसात्करण और एकोमोडेशन होता है समायोजन। अब देखो, सबसे पहले हम एसिमुलेशन के बारे में जान लेते हैं। जो एसिमुलेशन है उसे हिंदी में आत्मसात्करण और सात्मीकरण भी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो टर्म है आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लर्न करें, ठीक है। हिंदी में इनके अनेक नाम होते हैं, तो इंग्लिश में इनका 1-2 नाम होता है। तो एसिमुलेशन को हिंदी में आत्मसात्करण और सात्मीकरण भी कहते हैं। अब एसिमुलेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, मतलब आपका जो प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा है और वो करंट नॉलेज की स्कीमा के साथ फिट हो जाता है, तो आपका एसिमुलेशन है, ठीक है। यदि आपका पुराने स्कीमा से काम चल जाता है तो आपका एसिमुलेशन कहलाता है। जैसे यदि प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा करंट नॉलेज की स्कीमा में फिट हो जाता है तो ये एसिमुलेशन है, ठीक है।
अब देखो, यदि प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा करंट नॉलेज के स्कीमा में मॉडिफाई करने के बाद फिट होता है तो यह भी एसिमुलेशन कहलाएगा। ठीक है, हमको पुराना स्कीमा चेंज नहीं करना पड़ा है, हमने सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया है, बाकी आपका जो पुराना स्कीमा था वो नए स्कीमा में फिट हो जाता है। यदि फिट हो जाता है तो वो एसिमुलेशन है, और फिट नहीं होता है तो एकोमोडेशन है। अब देखो, यदि प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा करंट नॉलेज के स्कीमा में मॉडिफाई करने के बाद भी फिट नहीं होता है, ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई करने की जगह हटाना, रिमूव करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, तो ये एसिमुलेशन नहीं है, ये आपका एकोमोडेशन है। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं एसिमुलेशन को। ठीक है, जो आत्मसातकरण है, एसिमुलेशन है, वो है क्या, इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो कि एक छोटा बच्चा अपने घर में एक सफ़ेद गाय को देखता है, उसके घर में सफ़ेद गाय है और वो सफ़ेद गाय को देख रहा है, और बाहर जाकर जब वह दूसरे नस्ल की काली गाय को देखता है तो उसको वह समझ नहीं पाता, वह कंफ्यूज हो जाता है कि यह क्या चीज़ है, वो काफ़ी देर तक देखता रहता है। ठीक है, लेकिन जब उसके बड़े उसको बताते, उसके पेरेंट्स उसको बताते कि बेटा यह भी गाय की एक प्रजाति है, ठीक है, तो वह बच्चा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करता है, मतलब पुराने स्कीमा में थोड़ा सा बदलाव करता है। ठीक है, उसे हटा नहीं रहा है, उसे ठीक कर रहा है। ठीक है, पुरानी स्कीमा यदि नए स्कीमा में फिट हो जाता है तो वो एसिमुलेशन है। तो यहाँ वही बात हो रही है, और यह भी सीखता है कि गाय सिर्फ सफ़ेद रंग की नहीं, काले रंग की भी होती है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे के घर में सफ़ेद गाय है, और सफ़ेद गाय वो देखता है, सफ़ेद गाय के बारे में उसके माइंड में स्कीमा है पहले से। ठीक है, और वो बाहर जाकर काली गाय को देखता है, वो सोचता है कि यह क्या चीज़ है, कौन सा जानवर है। ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि बेटा यह भी गाय है, तो बच्चा सीख जाता है कि हाँ भाई गाय की एक प्रजाति नहीं और भी प्रजाति होती हैं, गाय हमारी सफ़ेद रंग की नहीं, काले रंग की भी होती है। ठीक है, तो बच्चा समझ जाता है इस चीज़ को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बालक है अपने पुराने स्कीमा में थोड़ा सा बदलाव करके, ठीक है, उसे ठीक कर लेता है, मतलब पुराने स्कीमा को हटाता नहीं है, तो ये आपका ये कहलाएगा ऐसे। ओके, इसके बाद हम जानेंगे एकोमोडेशन के बारे में, समायोजन के बारे में। ठीक है, एकोमोडेशन जिसे हिंदी में समायोजन भी कहते हैं। अब देखो, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल लाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, जो आपकी पुरानी नॉलेज है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, उसको चेंज करके, उसको रिमूव करके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट लाना एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, यदि आपको नया स्कीमा बनाना पड़े तो वो एकोमोडेशन है, यदि आपको पुराने स्कीमा से बात बन जाती है तो आपका एसिमुलेशन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो, यदि प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा चेंज करने के बाद, ठीक है, रिमूव करने के बाद, हटाना पड़ रहा है आपको, मतलब उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, उसे पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं। यदि प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा चेंज करने के बाद करंट नॉलेज की स्कीमा में फिट हो जाता है तो ये एकोमोडेशन है, समायोजन है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मानकर चलो कि आपका एक छोटा बच्चा है और उसने घर में एक डॉग को देखा। ठीक है, आपका एक छोटा बच्चा है, उसने घर में एक डॉग को देखा, मतलब डॉग के बारे में उसके माइंड में पहले से स्कीमा बना हुआ है। फिर पड़ोस में बच्चे ने एक बकरी को देखा, बकरी को देखकर बच्चा बोला यह तो डॉग है, लेकिन थोड़ी देर बाद बकरी मिमियाने लगी। बच्चा बोला यह डॉग नहीं, कोई और जानवर है। बच्चा अपने पापा से पूछने लगा कि यह कौन सा जानवर है। उसके पापा ने उसको बताया कि बेटा यह बकरी नहीं, ठीक है, यह बकरी है, यह कुत्ता नहीं, यह बकरी है। ओके, अब हम एकोमोडेशन, समायोजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, एकोमोडेशन जिसे हिंदी में समायोजन कहते हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल लाना समायोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, पुराने ज्ञान में, प्रीवियस नॉलेज में, ठीक है, परिवर्तन करके, चेंजेस करके, ठीक है, रिमूव करके इन्वायरमेंट के साथ तालमेल लाना, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होना एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, यदि आपका पुरानी स्कीमा से काम चल जाता है तो आपका एसिमुलेशन है, यदि आपको नया स्कीमा बनाना पड़ता है तो एकोमोडेशन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यदि प्रीवियस नॉलेज का स्कीमा चेंज करने के बाद, रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद
करंट नॉलेज की स्कीमा में फिट होता है तो ये एकोमोडेशन है। ठीक है, यदि चेंज नहीं करना पड़े, थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़े, ठीक है, तो वो आपका एसिमुलेशन होता है। यदि चेंज करना पड़े, रिमूव करना पड़े, ठीक है, तो ये आपका एकोमोडेशन है, समायोजन है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलो कि आपका एक छोटा बच्चा है और उसने घर में एक डॉग को देखा, ठीक है, मतलब डॉग के बारे में उसके माइंड में पहले से स्कीमा बना हुआ है कि डॉग ये होता है। ठीक है, फिर पड़ोस में बच्चे ने एक बकरी को देखा, बकरी को देखकर बच्चा बोला यह तो डॉग है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद बकरी मिमियाने लगी। भाई कुत्ता अलग तरीके से भौंकता है और जो बकरी अलग तरीके से मिमियाती है। ठीक है, तो लेकिन थोड़ी देर बाद बकरी मिमियाने लगी, बच्चा बोला यह डॉग ने कोई और जानवर है, क्योंकि बच्चे ने कुत्ते की अलग आवाज़ सुन रखी थी उस टाइम। तो बच्चा अपने पापा से पूछने लगा कि ये कौन सा जानवर है। उसके पापा ने उसको बताया कि बेटा ये बकरी है। तो बच्चा या माइंड में पुराने स्कीमा को चेंज करके नया स्कीमा बनाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का पुराना स्कीमा काम नहीं आया। ठीक है, पुरानी स्कीमा के अकॉर्डिंग वो बकरी को क्या कह रहा था, डॉग, तो उसे डॉग के लिए माइंड में अलग स्कीमा बनाना पड़ा। यदि अलग स्कीमा बनाना पड़े तो एकोमोडेशन है, यदि पुरानी स्कीमा से बात बन जाती है तो एसिमुलेशन है। अब देखो, अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। आपने जाना कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या होता है। जीन पियाजे कहते हैं कि जब हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं तो संज्ञानात्मक विकास होता है, और ये जो प्रोसेस होती है वो इक्विलिब्रेशन होती है। तो इक्विलिब्रियम को हम जानेंगे संतुलन को। अब संतुलन क्या होता है, अब देखो, इसका प्रयोग बच्चा आत्मसात्करण मतलब एसिमुलेशन और समायोजन एकोमोडेशन के बीच संतुलन बिठाने के लिए करता है। ठीक है, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम है इसका प्रयोग करता है बच्चा एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बिठाने के लिए। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अब देखो, जब बच्चे ने घोड़ा देखा तो वह जानता है कि वह घोड़ा है, मतलब घोड़े के बारे में स्कीमा माइंड में पहले से सेव है। लेकिन जब बच्चा घोड़े को रेस के मैदान में रेस लगाते हुए देखता है तो बच्चा इस बात को भी जान जाता है कि हॉर्स का यूज रेसिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो बच्चा अपने माइंड में हॉर्स और हॉर्स रेस के बीच इक्विलिब्रियम बना लेता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एसिमुलेशन होता है यदि आपको पुराने स्कीमा से काम चल जाए, और एकोमोडेशन होता है यदि आपको नया स्कीमा बनाना पड़े। ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम होता है ये दोनों के बीच बैलेंस बनाना हो गया, संतुलन बनाना हो गया। मतलब जब बच्चे ने घोड़ा देखा तो वह जानता है कि वह घोड़ा है, लेकिन जब बच्चे घोड़े को रेस के मैदान में रेस लगाते हुए देखता है तो वह इस बात को भी जान जाता है कि हॉर्स का यूज और कामों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो बच्चा अपने माइंड में हॉर्स और हॉर्स रेस के बीच इक्विलिब्रियम बना लेता है। अब इसके बाद हम अगले कीवर्ड को जानेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन, संरक्षण। ठीक है, अब जो कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, द प्रिंसिपल दैट क्वांटिटी नंबर मास वॉल्यूम एटसेट्रा रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये सेम आएगा रिगार्डलेस ऑफ द स्पेशल शेप इट में एज्यूम। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक किसी भी चीज में किसी को जोड़ा ना जाए, किसी को घटाया ना जाए, ठीक है, उसे किसी भी शेप में डाल दो, उसकी मात्रा कम या ज्यादा नहीं होती। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो आप स्क्रीन पे, कंजर्वेशन संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी चीज की मात्रा कम या ज्यादा नहीं होती, वह सेम रहती है, चाहे उसे किसी भी शेप में डाल दो। यह कब तक रहेगा, जब तक उसमें किसी चीज को जोड़े ना और किसी चीज को घटाए ना। जैसा कि आप पहला देख सकते हो, इसमें कुछ डॉट दिए हुए हैं, उसमें 6 डॉट है। ठीक है, जो कंजर्वेशन का जो नियम है ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पे लागू नहीं होता है। जो कंजर्वेशन का गुण है ये बच्चे में थर्ड स्टेज में आती है, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। यदि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज बच्चे वाले से पूछा जाए कि बेटा बताओ कि कौन सी लाइन में सबसे ज्यादा डॉट है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाला बच्चा बोलेगा कि जो ऊपर वाली लाइन है उसमें सबसे ज्यादा डॉट है। ठीक है, ऐसा वो क्यों बोलेगा, क्योंकि वो लेंथ को माइंड में रख रहा है, वो डॉट को काउंट ही नहीं कर रहा। ठीक है, यदि थर्ड स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटे किस लाइन में सबसे ज्यादा डॉट है, तो वो बोलेगा कि दोनों लाइन में इक्वल डॉट है, ऊपर वाली लाइन में भी 6 डॉट है और नीचे वाली लाइन में भी 6 डॉट है। ठीक है, क्योंकि जो थर्ड स्टेज वाला बच्चा है वो डिसेंट्रेशन में आता है, और जो
आपकी सेकंड स्टेज है वो सैनिटेशन में आती है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है ग्लास का, ठीक है। इसमें 2 ग्लास दिए हुए हैं और इसमें कोई भी चीज़ सेम वॉल्यूम में है, ठीक है। जैसे आप मिल्क ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मान के चलो कि यहाँ पानी है और एक आपका कम रेडियस का ग्लास है, एक आपका ज़्यादा रेडियस का ग्लास है, ठीक है। एक कम चौड़ा ग्लास है, एक ज़्यादा चौड़ा ग्लास है। और यदि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटे इसमें किस में सबसे ज़्यादा पानी है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाला बच्चा बोलेगा कि ये जो फर्स्ट ग्लास है इसमें सबसे ज़्यादा पानी है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जो थर्ड स्टेज वाला बच्चा है यदि उससे पूछे कि बताओ कि किस में सबसे ज़्यादा पानी है, तो वो बोलेगा कि दोनों में बराबर पानी है, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन का गुण है वो थर्ड स्टेज में आ जाती है। इसी टाइप से आपका मास हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपका नंबर हो जाता है। तो जो कंजर्वेशन का गुण है बच्चे में पहली और दूसरी अवस्था में नहीं आ पाता है, ठीक है। इस गुण का विकास बच्चे में तीसरी अवस्था में आता है, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। दूध को ग्लास में डालो या जग में, उसकी मात्रा बराबर ही रहेगी, ठीक है। उसकी जो फिजिकल एब्सटेंस है, ठीक है, वो सेम रहती है। जैसे कि यहाँ 2 ग्लास दिए हुए हैं, जो पहला ग्लास है उसकी डायमीटर कम है और जो दूसरा ग्लास है उसकी डायमीटर ज़्यादा है। और जो कंजर्वेशन का गुण है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डेवलप नहीं हो पाता है, वो थर्ड स्टेज में डेवलप होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज वाला बच्चा पहचान जाता है कि दोनों में बराबर दूध है। लेकिन यदि फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ किस में ज़्यादा दूध है, तो फर्स्ट क्लास को चूज करेगा जिसकी डायमीटर कम है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, जो आपका संरक्षण है, ठीक है, जो कंजर्वेशन है उसके 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है आपका रिवर्सिबिलिटी और दूसरा आपका डिसेंट्रेशन, ठीक है। जो रिवर्सिबिलिटी है वो भी थर्ड स्टेज में आती है और जो डिसेंट्रेशन है वो भी थर्ड स्टेज में आता है। अब देखो सबसे पहले जान लेते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। रिवर्स माने क्या होता है? उल्टा। रिवर्सिबिलिटी पलटावी, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द स्टेप ऑफ ए प्रोसेस इन एनी ऑर्डर। बच्चे ने जिस पॉइंट से शुरू किया है बच्चा उस पॉइंट पर वापस आ सकता है, ठीक है। जैसे यदि बच्चा जिस स्टेज से किसी काम को करना शुरू करता है और दोबारा वापस उसी स्टेज पर वापस आ जाता है, तो समझो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण डेवलप हो गया है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। यदि बच्चा अपने आप स्कूल से घर और घर से स्कूल चला जाता है, तो समझो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण डेवलप हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि बच्चा यह जान लेता है कि मिट्टी से घड़ा बनता है और दोबारा घड़े से मिट्टी बन जाती है, तो समझो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण डेवलप हो गया है, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल, यदि बच्चा यह जान लेता है कि पानी से बर्फ बनती है और दोबारा बर्फ से पानी बन जाता है, तो समझो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण डेवलप हो गया है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है जिस पॉइंट से बच्चा स्टार्ट करता है दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो उसमें रिवर्सिबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी थर्ड स्टेज में डेवलप होती है। अब बात करते हैं डिसेंट्रेशन। अब डिसेंट्रेशन क्या होता है? टू फोकस ऑन मोर देन वन फीचर ऑफ ए प्रॉब्लम सिचुएशन एट ए टाइम, ठीक है। जब बच्चा एक समय पे एक से अधिक चीजों पर फोकस करने लग जाता है तो वो डिसेंट्रेशन होता है, ठीक है। ये थर्ड स्टेज में बच्चे में डेवलप होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ मिट्टी के ढेर दिए हुए हैं, एक ढेर सबसे ज़्यादा है और बाकी जो 2 स्मॉल ढेर हैं वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। यदि किसी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, तो वो 2 पार्ट्स को चुनेंगे जो 2 छोटे ढेर बने हुए हैं, ठीक है। यदि थर्ड स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा है, तो वो कहेगा दोनों बराबर है, ठीक है। तो जो डिसेंट्रेशन है वो आपका थर्ड स्टेज में डेवलप होता है, क्योंकि बच्चा इसमें हर स्टेज पे ध्यान देता है। इस अवस्था में बच्चे एक समय में दो से अधिक चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं, मतलब एक से अधिक चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रेशन होता है उसमें एक चीज़ पे फोकस होता है। अब देखो यदि थर्ड स्टेज में बच्चे से पूछा जाए कि बताओ भाई किस लाइन में सबसे ज़्यादा डॉट है, यहाँ आपके 5 डॉट दिए हुए हैं, नीचे वाली लाइन में 5 डॉट है, ऊपर वाली लाइन में 5 डॉट है, ठीक है। यदि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज वाले बच्चे से पूछेंगे कि भाई बताओ कि किस लाइन में सबसे ज़्यादा डॉट है, तो वो बोलेगा कि भाई ऊपर वाली जो लाइन है उसमें सबसे ज़्यादा डॉट है,
ठीक है, क्योंकि उसमें सेंट्रेशन होता है, सेंट्रेशन होता है किसी एक बिंदु के बारे में सोचना। लेकिन जो डिसेंट्रेशन होता है, जो थर्ड स्टेज का बच्चा होता है, वो कहेगा कि भाई दोनों इक्वल है, क्योंकि ऊपर भी 5 बिंदु है, नीचे भी 5 बिंदु है। ठीक है, तो जो डिसेंट्रेशन है थर्ड स्टेज में डेवलप हो जाती है। मैं आपको ये बता चुका हूं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ जीन पियाजे। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो, पहली जो अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जीन पियाजे ने इन स्टेजों के नाम रखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो नेम है, इनमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, एक एक वर्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे सेंसरी हो गया, मोटर हो गया, ठीक है, इनका मतलब आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सेंसरी का मतलब क्या हो गया? सेंस होगी, सेंस आपकी 5 होती हैं ज्ञानेंद्रिय। मोटर, मोटर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपकी मसल्स, ठीक है, आपकी फिजिक्स, ठीक है, जिसे हिंदी में पेशियां बोलते हैं। जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पहली चीज। ठीक है, जो इसे हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था। ठीक है, अब देखो, यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है किस स्टेज में बच्चा दुनिया की समझ अपनी ज्ञानेंद्रियों से करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्कीमा क्या होते हैं, स्कीमा की मदद से बच्चा दुनिया की समझ लेता है। ठीक है, और क्वेश्चन है आपका किस स्टेज में बच्चा दुनिया की समझ अपनी ज्ञानेंद्रियों से करता है, मतलब सेंसेस से करता है। तो आपका आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, या फिर संवेदी पेशीय या गतिक अवस्था। दूसरा क्वेश्चन आपका किस स्टेज में बच्चा दुनिया की समझ अपनी गतिक इंद्रियों से करता है, मतलब मोटर सेंसेस से करता है, सूंघकर करता है, छूकर करता है, ठीक है, देखकर करता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेज है वो? पहली स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशीय गतिक अवस्था भी कहते हैं। किस स्टेज में बच्चा दुनिया की समझ अपने रिफ्लेक्स एक्शन से करता है? ठीक है, किस स्टेज में बच्चा दुनिया की समझ अपने रिफ्लेक्स एक्शन से करता है? जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो फर्स्ट स्टेज में आता है, आपको पता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि जैसे बच्चे का हाथ होता है जन्म से 1 महीने तक, और जैसे ही उसके हाथ पर आप कुछ भी चीज रखोगे वो अपना हाथ बंद कर लेगा। ठीक है, तो ये बच्चा अपने मन से नहीं करता है, ठीक है, ये नेचुरली होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि बच्चे के हाथ में कुछ भी रखो वो अपना हाथ बंद कर लेगा, ठीक है, जन्म से 1 महीने तक, और धीरे धीरे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो खत्म हो जाता है। पहली अवस्था में खत्म हो जाता है, पहली अवस्था में पैदा होता है और पहली अवस्था में मतलब एंड हो जाता है इसका रिफ्लेक्स एक्शन का। तो याद रखना, जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कौन सी स्टेज में मिलती है? वो फर्स्ट स्टेज में मिलती है, जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय गतिक अवस्था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो कौन कौन सी है? ठीक है, नाक हो गया, आंख हो गया, कान है, हाथ है, जीवा है, ठीक है, इनके माध्यम से सीखता है। जैसे आइस है, तो आइस से क्या काम है? साइट, देखना हो गया। हैंड है, हैंड से क्या करेगा? टच हो गया। नोज है, ठीक है, नोज, और नोज से क्या करेगा? स्मेल होगी। ठीक है, ईयर है, ठीक है, ईयर, इनसे क्या करेगा? सुनेगा बच्चा। और जो टंग है उससे क्या करेगा? टेस्ट करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बच्चा जन्म से 1 महीने तक रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए सीखता है। ठीक है, कोई भी चीज बच्चे के हाथ पर रखो वह उस चीज को तुरंत पकड़ लेता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि रिफ्लेक्स एक्शन किस स्टेज में आता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन आता है आपका किस में आता है? रिफ्लेक्स एक्शन फर्स्ट स्टेज में, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, ये आपकी होती है जन्म से 1 महीने तक। सब स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज की सब स्टेज के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेज हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहली स्टेज की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिस, जो कि जन्म से 1 महीने तक होती है। और दूसरी इसकी सब स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 1 महीने से 4 महीने तक रहती है। ठीक है,
और तीसरी इसकी सब स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 4 महीने से 8 महीने तक रहती है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन की, जो कि आपकी चौथी सब स्टेज है, जो कि 8 महीने से 12 महीने तक रहती है। और पांचवी इसकी सब स्टेज है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 12 महीने से 18 महीने तक रहती है। और छठी इसकी सब स्टेज है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसे हम सिंबॉलिक थॉट भी कहते हैं, जो कि 18 महीने से 12 महीने तक रहती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है, उसकी 6 सब स्टेज है, जो कि पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बनाऊंगा, ठीक है, उस वीडियो को भी देख लेना। तो पहली आपकी सब स्टेज है रिफ्लेक्सिस, जो कि आपकी जन्म से 1 महीने तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे के हाथ पे कुछ भी रख दो, वो हाथ को बंद कर लेता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिस होती है जन्म से 1 महीना। और दूसरी आपकी सब स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 1 महीने से 4 महीने तक होती है। और तीसरी आपकी सब स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 4 महीने से 8 महीने तक होती है। अब हम बात करते हैं चौथी सब स्टेज की, जो है कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 8 महीने से 12 महीने तक होती है। और पांचवी आपकी सब स्टेज है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 12 महीने से 18 महीने तक होती है। और छठी आपकी सब स्टेज है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जिसे सिंबॉलिक थॉट भी कहते हैं, जो कि 18 महीने से 12 महीने तक होती है। अब देखो, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी पेशी अवस्था है, उसमें बालक के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु स्थायित्व। अब देखो, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें बच्चे को वस्तु भले ही ना दिखाई दे, पर उस वस्तु का एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व बच्चे के माइंड में हमेशा बना ही रहता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ बच्चे के हाथ में पहले एक टॉय था, और टॉय बच्चे के हाथ से छीनकर उसे कुर्सी के पीछे छुपा दिया जाता है, तो बच्चा उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को वस्तु भले ही ना दिखाई दे, पर उस वस्तु का अस्तित्व बच्चे के दिमाग में बना ही रहता है। ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये 8 महीने में आती है, ठीक है। 8 महीने से पहले बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये किस अवस्था में आती है, तो ये पहली अवस्था में आती है। और किस आयु में आती है, ये 8 महीने की आयु के बाद आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है बच्चे दिमाग में किसी वस्तु की छाप बना लेते हैं, जिससे वे किसी छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे, एक छोटा बच्चा है, इसकी आयु 8 महीने से कम है, ठीक है। और इसके हाथ में टॉय लग रहा था, और टॉय हाथ से छुपा के किसी चीज के पीछे टॉय को छुपा दिया जाता है, ठीक है। तो इस बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी जो आयु 8 महीने से पहले की है, तो एक खिलौने को ढूंढने में असमर्थ है। 8 महीनों के बाद बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चा मुस्कुराना था, चीजों को पकड़ना सीख जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे आप बच्चे के सामने हैं और अचानक किसी कुर्सी के पीछे छिप जाते हैं, तो बच्चा आपको ढूंढने की कोशिश करेगा। यह ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ये 8 महीनों के बाद ही बच्चों में डेवलप होनी शुरू होती है। अब हम अपनी सेकंड स्टेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये जो टर्म है, ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, और यदि हिंदी में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लो। जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो आपकी 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। ये जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यह अवस्था, ठीक है, क्रिया करने से पहले की अवस्था है, ठीक है। बच्चा जब तक कोई एक्टिविटी नहीं करता है, उस एक्टिविटी से करने से पहले की अवस्था ये होती है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि क्रिया करने से पहले की अवस्था कौन सी है, तो आपकी ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है। सेंट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 चीज होती हैं, डिसेंट्रेशन और सेंट्रेशन। सेंट्रेशन होता है इनएबिलिटी टू फोकस ऑन 2 थिंग्स एट ए टाइम। इसमें बच्चा एक समय पर 2 चीजों पर फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है। सेंट्रेशन का मतलब होता है केवल एक चीज पर फोकस करना।
जैसे कि यदि इस अवस्था में बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा किस लाइन में सबसे ज़्यादा डॉट है, 6 डॉट गिवन दैट है, तो बच्चा बोलेगा कि नीचे वाली लाइन में सबसे ज़्यादा डॉट है। ठीक है, 7 डॉट है, सॉरी। तो ऊपर वाली लाइन में भी 7 डॉट है और नीचे वाली लाइन में भी 7 डॉट है। ठीक है, तो यदि बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा किस लाइन में सबसे ज़्यादा डॉट है, तो बच्चा बोलेगा नीचे वाली लाइन में सबसे ज़्यादा डॉट है, क्योंकि वो सिर्फ लेंथ को देख रहा है, उसने डॉट को काउंट ही नहीं किया। ठीक है, यदि डॉट को काउंट करता है तो वो डिसेंट्रेशन होता है, और डिसेंट्रेशन आपका 3rd स्टेज में होता है। तो 2nd स्टेज में क्या मिलता है, सेंट्रेशन। ठीक है, 2nd स्टेज में डिसेंट्रेशन नहीं होता, 2nd स्टेज में केवल सेंट्रेशन होता है। इस 2nd स्टेज में बालक के अंदर सेंट्रेशन का गुण आ जाता है, मतलब वह बालक 1 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस 2nd स्टेज में बच्चा यह नहीं बता पाता है कि किस में सबसे ज़्यादा दूध है। ठीक है, बच्चा बोलेगा कि जो आपका जो कम डायमीटर है ग्लास का उसमें ज़्यादा दूध है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लेकिन यदि 3rd स्टेज वाले बच्चे से पूछा जाए कि बताओ कि किस में ज़्यादा दूध है, तो वो बोलेगा कि दोनों में बराबर है। ठीक है, किसी में ज़्यादा दूध नहीं है, सभी का सेम वॉल्यूम है। ठीक है, ऐसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो डॉट वाला जो हमने अभी किया है। ये जो आपकी 2nd स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर विपर्य चिंतन, सिंबॉलिक थॉट पैदा हो जाता है। ठीक है, वो सिंबल को देखकर, ठीक है, चीज़ों को देखकर उसकी जैसे एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो किसी घोड़े को देखता है, ठीक है, किसी बंदे को देखता है घुड़सवारी करते हुए, तो वो किसी झाड़ू या किसी डंडे को टांगों के बीच फंसाकर उसी टाइप की एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनिमिज्म की। ठीक है, जीववाद। अब जीववाद क्या होता है, इस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव, सजीव होता है लिविंग थिंग्स और निर्जीव होता है नॉन लिविंग थिंग्स, में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है, ठीक है, तो वो असली खिलौना समझता है, वो उसको मतलब खाना खिलाता है, ठीक है, सारी एक्टिविटी करता है। तो ये जो आपकी 2nd स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सा जीवित है और कौन सा निर्जीव है। ठीक है, जो 2nd स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, अहम केंद्रित। ठीक है, इसमें बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रिए से दुनिया देखने में सक्षम नहीं होता है। जो 2nd स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे में इकोसेंट्रिज्म पाई जाती है। इकोसेंट्रिज्म क्या होती है, इसमें बच्चा केवल अपने अकॉर्डिंग दुनिया को देखता है और दूसरों के नज़रिए से दुनिया देखने में सक्षम नहीं होता है। इसमें बच्चे को भ्रम रहता है, इल्यूजन रहता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसको ही देख रही है। ठीक है, उसको ही फॉलो कर रही है, उसका ही अनुकरण कर रही है, ये ईगोसेंट्रिज्म होता है। ठीक है, इकोसेंट्रिज्म 2nd स्टेज में पाया जाता है, जैसे हिंदी में अहम केंद्रित कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि जो ईगोसेंट्रिज्म है वो किस स्टेज में पाया जाता है, तो ये 2nd स्टेज में पाया जाता है, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे के अंदर संरक्षण, कंजर्वेशन का गुण विकसित नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, जो कंजर्वेशन है इसका गुण बच्चे के अंदर विकसित नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इरिवर्सिबिलिटी की, मतलब अपलटावाई। एक होती है आपकी रिवर्सिबिलिटी और एक होती है इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, जो अपलटावी है इसमें बच्चा वस्तुओं, समस्याओं, संख्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। ठीक है, ये आपकी इरिवर्सिबिलिटी हो गया। और जो रिवर्सिबिलिटी है ये 3rd स्टेज में आती है, 2nd स्टेज में नहीं आती है। ठीक है, याद रखना। 2nd स्टेज में क्या आता है, ई रिवर्सिबिलिटी, मतलब अपलटावी, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मतलब बच्चा चीज़ों को पलट नहीं सकता, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट करता है उस पॉइंट पे वापस आ नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि वाटर चेंज इनटू आइस एंड आइस चेंज इनटू वाटर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बच्चा नहीं जानता है। आपकी 3rd स्टेज है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ठीक है,
ये आपकी होती है 7 से 11 वर्ष। आपकी जो थर्ड स्टेज है उसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और ये 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर संरक्षण, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। कंजर्वेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। बच्चे के अंदर क्रम निर्धारण, सीरिएशन की योग्यता इसी थर्ड स्टेज में आ जाती है, मतलब बच्चा वस्तुओं को सीरियल वाइज लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। जो सीरिएशन है ये थर्ड स्टेज में आती है, याद रखना। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में सीरिएशन नहीं रहती है। सीरिएशन होता है चीज़ों को क्रम में लगाना, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। यहाँ कुछ स्क्रू ड्राइवर हैं, पेचकस हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, बढ़ते क्रम में लगाया गया है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो बच्चा थर्ड स्टेज में चीज़ों को उनके क्रम में लगाना सीख जाता है। यहाँ कुछ स्टैंप दी हुई हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, जैसे कि कुछ स्क्वायर हैं ऊपर देख सकते हो, वर्ग। तो यहाँ सबसे पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी टाइप से आपका ट्रायंगल है, फिर उसके बाद आपका सर्कल आता है। तो जो थर्ड स्टेज होती है इसमें बच्चा सीरिएशन सीख जाता है, क्रम निर्धारण सीख जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस थर्ड स्टेज में बच्चों के अंदर क्लासिफिकेशन की योग्यता आ जाती है। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण, ठीक है। इसमें बच्चा वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देता है। ये थर्ड और फर्स्ट स्टेज में डेवलप नहीं होती है, थर्ड स्टेज में डेवलप होती है। तो तीसरी स्टेज में मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्लासिफिकेशन की योग्यता बच्चे में आ जाती है। अब क्लासिफिकेशन बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। जैसे बच्चों को हम कुछ फ्लावर्स दें जिसमें आपके ब्लू और रेड कलर के होंगे, तो बच्चा उन फूलों को अलग कर देगा, ठीक है। रेड कलर की फ्लावर अलग कर देगा और ब्लू कलर की फ्लावर अलग कर देगा। तो बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। चीज़ों को क्लासिफाइड करना शुरू कर देता है। अब देखो, ये जो आपकी थर्ड स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को कंक्रीट, मतलब इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। अब देखो, हमारे जो वस्तु और विचार होते हैं, ठीक है, उनमें दो गुण पाए जाते हैं। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा होता है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट को हम ना देख सकते ना छू सकते, लेकिन जो कॉन्क्रीट होते हैं उनको फिजिकल रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें बच्चा क्या सामने रखी हुई चीज़ों को देख पाएगा, ठीक है, और उनको देखकर वो चिंतन करना शुरू कर देता है। यदि बच्चे के सामने कोई चीज़ नहीं है तो उन पर चिंतन नहीं कर सकता। इस अवस्था में बच्चे के अंदर पलटावी, ठीक है, जीववाद, मुद्रा भार आदि का गुण आ जाता है। पलटावी पता ही है, इसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। जीववाद एनिमिज्म, ठीक है, इसमें बच्चे को पता होता है कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। ये आपकी थर्ड स्टेज में डेवलप होती हैं, ठीक है। मुद्रा, ठीक है, मनी के बारे में सीख जाता है, ठीक है। भार, वेट के बारे में सीख जाता है, क्योंकि इसमें डिसेंट्रेशन की क्वालिटी आ जाती है। बच्चा वन मोर देन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। स्पेशल रीजनिंग, ये जो थर्ड स्टेज है बच्चे के अंदर स्पेशल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। बच्चे इसमें 3D फिगर, डायरेक्शन को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। बच्चे को पता होता है कि भाई हमारा जो घर है उसके राइट हैंड में किसका होम है, उसके लेफ्ट हैंड में किसका होम है, ठीक है। जो सन है, जो सूर्य है, वो कौन सी दिशा से निकलता है, कौन सी डायरेक्शन से निकलता है और कहाँ अस्त होता है। तो ये जो स्पेशल रीजनिंग है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है थर्ड स्टेज में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग की, आगमनात्मक तर्क, ठीक है। जो इंडक्टिव रीजनिंग है, आगमनात्मक तर्क है, इस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। जो इंडक्टिव रीजनिंग है आपकी दो होती हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक। जो इंडक्टिव रीजनिंग है, आगमनात्मक तर्क है, इसी अवस्था में डेवलप हो जाता है। जो ये हम थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपकी जो लास्ट स्टेज है वो आपकी है औपचारिक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल स्टेज कहते हैं, ठीक है, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये आपकी 11 वर्ष के बाद शुरू होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है। मतलब हमारे जो विचार और वस्तु होते हैं उनमें दो गुण पाए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप हो जाती है फोर्थ स्टेज में। इस अवस्था में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन आ जाता है, ठीक है। चीज़ें चाहे बच्चे के सामने हो या नहीं हो, वह उनके बारे में सोच सकता है। बच्चा किसी भी कार्य को सही तरीके से कर सकता है, ठीक है। इस फोर्थ स्टेज में मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ऐसी परिस्थितियों को भी समझने लग जाता है जो उसने अनुभव ना की हो, पर जो केवल सोची जा सकती हैं।
इस अवस्था में बच्चे में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग विकसित हो जाती है। ठीक है, जो थर्ड स्टेज है उसमें इंडक्टिव रीजनिंग, और जो फोर्थ स्टेज है इसमें इंडक्टिव के साथ साथ डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और जो हाइपोथेटिकल, इसका मतलब हो गया ये किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बना लेना। ठीक है, ताकि आप सही दिशा में जा सको। ठीक है, यदि बच्चा किसी प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो बच्चा किसी दूसरे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ये होती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे में फोर्थ स्टेज में डेवलप हो जाती है। प्रीपोजिशनल थॉट, ठीक है, जो प्रीपोजिशनल थॉट है इसमें बच्चा कल्पना के आधार पर रीजनिंग करता है। ठीक है, उसकी अपने मन की कल्पना होती है, इसमें रियल थिंग्स को नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसमें कल्पना के आधार पर रीजनिंग करता है। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, जो एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म है इसमें किशोर अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, किशोर आपका पता ही है 13 to 19 होता है, इसे टीनेजर बोलते हैं। इसमें किशोर अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा किशोर दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझते हैं। पियाजे के अनुसार किशोरों में दो तरह के विचार होते हैं, एक होता है आपका इमेजिनरी ऑडियंस और दूसरा होता है आपका पर्सनल फेबल। जो इमेजिनरी ऑडियंस होता है उसे हिंदी में काल्पनिक दर्शक बोलते हैं, और जो पर्सनल फेबल होता है उसे व्यक्तिगत। इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक दर्शक। ठीक है, इसमें किशोर को लगता है कि सब उसको ही देख रहे हैं, इसमें किशोर को लगता है कि सब उसको ही फॉलो कर रहे हैं, ये आपका इमेजिनरी ऑडियंस हो गया। और दूसरा आपका पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत काल्पनिक कथा। ठीक है, इसमें किशोर यह सोचते हैं कि दूसरे लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में ही सोच रहे हैं। इसमें किशोरों को लगता है कि वो सबसे यूनिक और स्पेशल है। इसमें किशोर अपनी इमेज को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक दर्शक, इसमें किशोर को लगता है कि सब उसको ही देख रहे हैं, सब उसको ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत काल्पनिक कथा। इसमें किशोर यह सोचते हैं कि दूसरे लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में ही सोच रहे हैं। इसमें किशोर को लगता है कि वो सबसे यूनिक और स्पेशल है। इसमें किशोर अपनी इमेज को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and share my video. Thanks.